गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य। वाक्य के दो भेद मैं आपको करवा चुकी हूँ, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें। सबसे पहले सरल या साधारण वाक्य, इसे सरल वाक्य भी कहते हैं या साधारण वाक्य। ठीक है। दूसरा भेद है इसका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। तीसरा भेद मिश्र वाक्य। ये हैं तीन भेद। अब मिश्र वाक्य के दो उपवाक्य होते हैं। कौन कौन से उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य के? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य के आगे फिर से तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य। आप सोचेंगे कि इतने सारे भेद हमें याद कैसे होंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने आसान है। इतने उदाहरण दूंगी आपको कि आप थोड़ी ही देर में रचना के आधार पर वाक्य अच्छी तरह से समझ जाएंगे। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। बस अब सबसे पहले हम करेंगे सरल या साधारण वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य कौन से होते हैं? ध्यान में रखना है जिसमें केवल एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। याद रखना है अच्छी तरह से। मैं आपको पहले उद्देश्य और विधेय के बारे में बता चुकी हूं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, ये लिखा नहीं जा रहा, अभी अभी साफ किया है, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया हो। अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना कि एक उद्देश्य हो, एक विधेय। मैंने आपको बता दिया है उद्देश्य कौन सा होता है, विधेय फिर भी अभी और बता रही हूं। जैसे सीता पत्र लिखती है। ठीक है, सीता पत्र लिखती है। सीता क्या है? उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो कौन होगा? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो क्या होगा? विधेय। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वो वाक्य कौन सा होगा? सरल या साधारण वाक्य होगा। ध्यान में रखना है। जैसे राम घूमने जाता है, मोहन सो रहा है। इस तरह के सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य क्या कहलाएंगे? सरल वाक्य कहलाएंगे। तो देखिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है, अच्छी तरह से पहले ध्यान में रखना है कि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होंगे। ठीक है, दो साधारण वाक्य होंगे, लेकिन वो दो साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयव शब्दों से जुड़े हुए होंगे। समुच्चय बोधक अवयव शब्दों से जुड़े हुए होंगे। वो शब्द कौन कौन से हैं? समुच्चय बोधक अवयव शब्द और, किंतु, या, पर, अथवा, परंतु, इसलिए, लेकिन ऐसे शब्दों से जुड़े हुए होंगे। एक चीज और ध्यान में रखनी है, यदि समुच्चय बोधक शब्दों को हम हटा दें, संयुक्त वाक्य में से समुच्चय बोधक शब्दों को यदि हम हटा देंगे तो वे दो स्वतंत्र वाक्यों में बदल जाएंगे। इतनी सी बात संयुक्त वाक्य में ध्यान में रखनी है। जैसे देखें उदाहरण, रात हुई और तारे निकल आए। तारे निकल आए। अब पेपर में आ जाएगा कि ये वाला वाक्य मान लीजिए पेपर में आ जाता है, रात हुई और तारे निकल आए। यह वाक्य कौन सा है? तो आप बता देंगे अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि इसमें और लगा हुआ है। आपको पता है कि और किस में है? संयुक्त वाक्य में। ये समुच्चय बोधक शब्द है जिससे ये जुड़ा हुआ है। अब मैंने और को हटा दिया,
ठीक है, हटा दिया तो ये दो स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। ये ध्यान में रखना है। रात हुई एक वाक्य है, तारे निकल आए एक वाक्य है। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि दो वाक्य जो होंगे वे समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होंगे और यदि इन्हें हटा देंगे तो ये दो स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे। एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे सीता बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। इसलिए विद्यालय नहीं गई। तो देखें, सीता बीमार थी एक वाक्य, इसलिए हटा देंगे तो वह विद्यालय नहीं गई। यहाँ पर हम वह लगा सकते हैं, वह विद्यालय नहीं गई। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। इतना सा ही आपको संयुक्त वाक्य में ध्यान में रखना है। अब हम करेंगे मिश्र वाक्य। ये परिभाषा और आप ये उतार लीजिए पहले। तो देखें, मिश्र वाक्य में क्या होता है, ये दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बनते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो प्रधान उपवाक्य, मैंने आपको भेद बताए थे दो मिश्र वाक्य के, एक प्रधान और एक आश्रित। तो इसमें दो उपवाक्य होंगे, एक प्रधान और एक आश्रित। तो आश्रित से समझ आ ही रहा है कि एक उपवाक्य दूसरे पे क्या होगा, आश्रित होगा। और ये योजक चिन्हों से जुड़े होंगे। वो योजक चिन्ह कौन कौन से होंगे कि यदि, जब, तब, जो, जिसका, जिसकी आदि शब्दों से ये जुड़े हुए होंगे। जैसे देखें, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब देखें, संयुक्त वाक्य में क्या था, दो उपवाक्य थे और उससे जुड़े हुए थे, समुच्चय बोधक अव्यय से शब्दों से जुड़े हुए थे और उनको हटाने से दो स्वतंत्र वाक्य बन जाते थे। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा। जैसे देखें, एक ये है, गांधी जी ने कहा, एक ये है कि सदा सत्य बोलो। तो यहाँ पर कि योजक चिन्ह से ये जुड़ा हुआ है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा आश्रित है और कौन सा प्रधान। अच्छी तरह से समझ लेना, कौन सा आश्रित है और कौन सा प्रधान है। ये समझने के लिए हमें एक चीज को समझना होगा। वो चीज क्या है, स्टार लगाकर अच्छी तरह से लिख लें, दिमाग में भी बिठा लें। क्या कि यदि यह पता लगाना हो कि कौन सा उपवाक्य प्रधान है और कौन सा आश्रित, ये पता लगाना है अपन को। तब क्या करेंगे, मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। साधारण या सरल वाक्य में बदल देंगे। साधारण वाक्य में बदल देंगे। अब ध्यान ये रखना है, जो क्रिया बदल जाएगी वह आश्रित और जो क्रिया ज्यों की त्यों बनी रहेगी, ज्यों की त्यों बनी रहेगी वह प्रधान, वह कौन सा वाक्य, प्रधान उपवाक्य। अब देखें, ये आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, मुझे पता है, उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण मेरे पास ये है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो।
ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। अब अपने को ये पता लगाना है मिश्र वाक्य के दो भेद हैं, कौन कौन से? दो उपवाक्य हैं मिश्र वाक्य में, आश्रित और प्रधान। पता ये लगाना है कि कौन सा आश्रित है, कौन सा प्रधान है। तो हम इस मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। कहा क्रिया है और बोलो क्रिया है, अपने पास में दो क्रियाएं हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि जो क्रिया बदल जाएगी, अपने स्वरूप से बदल जाएगी, ठीक है, तो वह क्या होगा? आश्रित। और जो क्रिया जो की त्यों बनी रहेगी वो होगा प्रधान। तो इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे, बस यही दिमाग लगाना है। अब तो शब्दों का हेर फेर भी हो जाएगा थोड़ा सा, और ये जो योजक चिन्ह है इनको हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे। तो अब इसको बदलेंगे कैसे? साधारण वाक्य में कैसे बदलेंगे? गांधी जी ने, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, गांधी जी ने सदा सत्य बोलने को कहा, ठीक है। अब देखें, बोलने, बोलो क्रिया किस में बदल गई? बोलने में। लेकिन कहा क्रिया जो कि त्यों पड़ी है, तो कौन सा प्रधान उपवाक्य होगा? जो क्रिया जो कि त्यों पड़ी है वह क्या होगा? प्रधान उपवाक्य। और जो क्रिया बदल गई है ये वाक्य, उपवाक्य कौन सा हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और उदाहरण करेंगे, पहले आप ये अच्छी तरह से इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। अब एक उदाहरण और देखते हैं। जो विद्यार्थी परिश्रम करेगा, परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। तो अब हमें ये पता लगाना है, अब इसमें दो हैं अपने पास, जो विद्यार्थी परिश्रम करेगा, ठीक है, दूसरा है वह अवश्य सफल होगा। अब पता ये लगाना है कौन सा आश्रित है, कौन सा प्रधान है। तो देखें, इसे हम किस में बदलेंगे? साधारण उपवाक्य में बदल देंगे। क्या, कैसे बदलेंगे? परिश्रम करने वाला विद्यार्थी हमेशा सफल होगा। मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा शब्दों का अपने को इधर उधर करना पड़ेगा, सरल वाक्य बन जाएगा। परिश्रम करने वाला विद्यार्थी हमेशा सफल होगा, ठीक है। अब देखें कौन सी क्रिया वैसी की वैसी है और कौन सी बदल गई। एक ये क्रिया है हमारे पास, एक ये क्रिया है। तो करेगा से क्या बन गया? करने। तो ये वाला कौन सा होगा? आश्रित। और ये क्रिया वैसी की वैसी है, तो ये कौन सा होगा? प्रधान। आ गया समझ में? अब मैं आपको यहाँ पर वाक्य दूंगी और आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित। लेकिन ये वाक्य देने से पहले मैं आपको और बताऊंगी कि आश्रित उपवाक्य के भी आगे भेद होते हैं। वो भेद, इनमें से आपको पता लगाना होगा कि आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है। आश्रित उपवाक्य तो आपको पता चल गया कौन सा है, लेकिन आश्रित उपवाक्य का भी कौन सा भेद है ये भी हम पता करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आश्रित उपवाक्य के तीन भेद कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखें आश्रित उपवाक्य के भेद। सबसे पहला भेद मैंने आपको बताया, कौन सा? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य में संज्ञा का काम करे, वे उपवाक्य कौन से होंगे? संज्ञा उपवाक्य होंगे। जैसे देखिए मैंने आपको यही बताया ही था, गांधी जी ने कहा कि ये ज्यादातर की से जुड़े हुए होंगे, ये ध्यान में रखना है। ज्यादातर
नहीं भी जुड़े हुए हो सकते। ये भी मैं उदाहरण आपको अभी बताऊंगी। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, ये हो गया। कौन सा उपवाक्य है? अब अपने को ये तो पता चल गया कि ये प्रधान है। ठीक है, ये कौन सा उपवाक्य है? प्रधान उपवाक्य। ये कौन सा उपवाक्य है? आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य में भी ये अगर भेद पूछ लिया आपसे पेपर में कि ये आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा भेद है? संज्ञा उपवाक्य। आ गया समझ में? अब देखें एक और उदाहरण। माँ ने कहा कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो अब इसको पता कैसे करेंगे कि कौन सा प्रधान है कौन सा आश्रित? तो इसको हमें सरल उपवाक्य में बदल देंगे। पहले माँ ने पढ़ाई करने को कहा, करने को कहा, तो करने करो क्रिया बदल गई, तो ये है आश्रित। और आश्रित का भेद कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य। ये पता चल गया आपको। और ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। ठीक है, अब यहाँ पर तो की लगा हुआ है, की लगा हुआ देखते ही अपन कहेंगे ये तो कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, लेकिन कहीं पर की लगा हुआ ना हो तो क्या होगा? जैसे देखिए, मैं जानता था, मैं जानता था तुम नहीं आओगे, आओगे। ठीक है, अब देखें यहां पर की लगा ही नहीं हुआ, लेकिन यहां पर संभावना तो बन रही है ना की लगने की। मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे। समझ गए? तो ये कौन सा उपवाक्य होगा? ये कौन सा वाक्य होगा? ये मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य में भी कौन सा उपवाक्य? संज्ञा उपवाक्य होगा। और देखें और भी की नहीं आ सकता। जैसे तुम नहीं आओगे, मैं जानता था, इसे ऐसे भी बना सकते हैं। या मैं जानता था, जानता था तुम जीत जाओगे। ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें की लग सकता है। तो ये वाक्य में आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है पेपरों में। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह के जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। ये वाक्य तो मिश्र है, लेकिन आश्रित का यदि भेद पूछ लिया तो यह संज्ञा उपवाक्य है। अब हम देखेंगे विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में क्या होगा? वे उपवाक्य जो संज्ञा की विशेषता बताएं वे होंगे विशेषण उपवाक्य। और किससे जुड़े होंगे? जो, जिससे, जिसका, जिसकी, जिसने, ऐसे शब्दों से जुड़े हुए होंगे। जैसे जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, सफल होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये कौन सा वाक्य है। पता चल रहा है जो लगा हुआ है इसमें ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में भी ये पता लगाना है कि ये प्रधान है या आश्रित। कौन सा प्रधान है कौन सा आश्रित है? तो हम पहले इसे साधारण वाक्य में बदल देंगे। साधारण वाक्य में कैसे बदलेंगे? देखो, मेहनत करने वाला, अपने मन मन में भी बदल सकते हैं। करने वाला अवश्य सफल होगा, अवश्य सफल होगा। तो देखिए होगा क्रिया ज्यों की त्यों पड़ी है, करना करेगा क्रिया करने में बदल गई। तो ये होगा आश्रित और ये होगा प्रधान। ये संज्ञा उपवाक्य की विशेषता बता रहा है। और जो शब्द से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा ही देख लें तो ये आश्रित का भी कौन सा भेद है? विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। अब देखेंगे अपने करेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। वे उपवाक्य जो
मुख्य उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताएं, वे होंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। और ये जुड़े हुए किन किन शब्दों से होंगे, ये जुड़े हुए होंगे यदि, जब, तब, ज्यों, त्यों आदि शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। तो देखें, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है। अब देखें, ये पता लगाना है इसमें कि कौन सा आश्रित है, कौन सा प्रधान है। बारिश होने पर फसल अच्छी होगी, साधारण में बदल दिया, होगी, बारिश होने पर फसल अच्छी होगी, ये वाली क्रिया जो कि त्यों है तो ये हो जाएगा प्रधान। बारिश होने पर, होगी होने में बदल गई तो ये होगा आश्रित। और आश्रित का भी ये कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये हो गए अपने आश्रित के भेद। अब मैं आपको वाक्य दूंगी, आपको ये पता लगाना है कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो देखें, ये वाक्य हैं जिन्हें आपको पता लगाना है। ये सभी के सभी मिश्र वाक्य हैं। ठीक है। आपको इनमें से एक ये पता लगाना है कि कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित, और ये भी पता लगाना है कि आश्रित उपवाक्य का भी वह कौन सा भेद है। तो आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और करके देखें। ये कुछ और वाक्य हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं पेपर में कि सरल से संयुक्त वाक्य, निम्न वाक्य को सरल वाक्य है उसे संयुक्त में बनाइए, या संयुक्त है उसे मिश्र में बनाइए, मिश्र है उसे सरल में बनाइए। तो कैसे भी पेपर में आ सकता है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ये वाक्य कौन सा है। ये तो आप पता लगा ही लोगे कौन सा सरल है, कौन सा संयुक्त और कौन सा मिश्र। और वाक्य बदलने भी आ सकते हैं। तो ये कुछ एक मैंने उदाहरण आपको दिए हैं जिसे आप बदल कर देखिए कि सरल को संयुक्त में कैसे बदलते हैं, या संयुक्त से सरल में कैसे बदलते हैं, या सरल से मिश्र में कैसे बदलते हैं। इस तरह से आपकी अच्छी तरह से अभ्यास हो जाएगा। ये है रचना के आधार पर वाक्य। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।